नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों और प्रबंधन का टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 25 प्रश्न करने वाले हैं और लास्ट में अंत में एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन आपके जो पर्यावरण एनसीईआरटी का सिलेबस है, और आपको पता है इन्वायरमेंट के एनसीईआरटी जो क्लास नंबर है 19 है, आपका 19वां पार्ट है। और अभी तक हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 18 पार्ट आपके कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप अगर आज पिछली क्लासेज आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट में, सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि पर ही है। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे पहले प्रश्न की दोस्तों। निम्न में प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? क्या दोस्तों पूछा जा रहा है, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत नहीं है? मृदा, जल, विद्युत, वायु या पवन? तो सभी लोग जानते हैं मृदा यानी मिट्टी, ये भी प्राकृतिक स्रोत है आपका। जल भी आपका प्राकृतिक स्रोत है। वायु और पवन ये भी आपका प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन विद्युत जो है यह क्या प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विद्युत क्या है, एक मानव जनित यहाँ पे स्रोत कहला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कमेंट करना है कि 25 में से आपका स्कोर आज की क्लास में कितना है। अगर 20 प्लस है तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी तैयारी और प्रिपरेशन चल रहा है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? जल, वन, पवन, सौर प्रकाश? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है आपका जल, वन, पवन और सौर प्रकाश। सौर प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश, वही हो गया सौर ऊर्जा। सबसे तेजी से क्या कम हो रहा है, सभी लोग कमेंट करेंगे। सबसे तेजी से देखिए जल तो हो ही रहा कम, पवन, सौर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तेजी से कम हो रहा है वह आपका वनों की बात करेंगे, पेड़ पौधे की बात करेंगे। सबसे तेजी में कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन वह हमारा क्या कहलाएगा, वन कहलाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न। ये सभी आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल एनसीईआरटी जब बुक पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 3 to 10th, जी हाँ, थर्ड से लेके 10th क्लास तक का यह पूरा निचोड़ लाया जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दिया होगा। तीसरा प्रश्न है कि प्राकृतिक स्रोतों की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो केवल भूमि पर मौजूद है, प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक होता है, मानव निर्मित वस्तुएं जो प्रकृति में रखी गई हैं, यह केवल जंगलों में मिलती हैं। तो प्राकृतिक स्रोतों की जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है कि प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं होते हैं दोस्तों जो हमारी प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है। यह परिभाषा होगी। प्राकृतिक स्रोतों की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का मुख्य कारण है? गंगा नदी में जो प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है, के पाए जाने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? अधजले शवों को जल में प्रवाहित करना, ठीक है, या आपका प्लेटिंग उद्योग के अपशिष्ट को बहाना, कपड़े धोना, या भस्म एवं अस्थियों का विसर्जन करना। तो गंगा नदी में जो प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का जो प्रमुख कारण है, प्रचुर मात्रा मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का पाए जाने का इसका प्रमुख कारण है जो अधजले शवों को जल में प्रवाहित करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऐसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। एक नदी के जल का नमूना अम्लीय पाया गया जिसका पीएच मान परिसर 3.5 से 4.5 पीएच था। नदी के किनारे बहुत सी फैक्ट्रियां थी जो अपने अपशिष्टों को नदी में बहा देती थी। किन फैक्ट्रियों में से किसका वाहित अपशिष्ट नदी के जल के पीएच मान को कम करने का मुख्य कारण है? यानी कि जो नदी के जल का पीएच मान कम कर रहा है तो वह किन फैक्ट्रियों का जो वाहित अपशिष्ट जल होगा वह कौन सा होगा? जो साबुन और डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, लाइट फैक्ट्री बनाने वाली है,
लेड बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री, या प्लास्टिक के कण बनाने वाली फैक्ट्री, या एल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री। यानी इन फैक्ट्रियों में से बताना है जिसका नदी का जल पीएच मान जो है कम होता जा रहा है। कम होना है मतलब अम्लीयता, पीएच मान गिर रहा है जल का। तो किन फैक्ट्रियों के अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, अपशिष्ट जो जल है नदियों के मिलने के कारण होता है, कौन से फैक्ट्री हो जाएगा? तो वह कहलाएगी लेड बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को, वेलकम, अभिनंदन है। आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। फ्रेश वाटर यानी फ्रेश वाटर जो होता है पौधे एवं जंतुओं के जीवन संचालन के सर्वश्रेष्ठ पीएच मान की रेंज होती है। हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, जो पौधे या जंतुओं के जीवन संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएच मान, यानी पीएच मान का रेंज क्या होता है? फ्रेश वाटर पौधे एवं जंतुओं के जीवन के संचालन के लिए कितना पीएच मान होता है, रेंज की बात करेंगे। लगभग 6.5 से 7.5, 2 से 3.5, 3.5 से 5, या 9 से 10.5 तक कितना पीएच मान होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो फ्रेश वाटर एवं पौधे जंतु को जीवन के संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो पीएच मान की रेंज होती है वह 6.5 से लेकर 7.5 होती है। न ज़्यादा क्षारीय न ज़्यादा अम्लीय, ठीक है। क्योंकि 7 जो होता है सभी लोग जानते हैं 7 उदासीन होता है पीएच मान जो होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधनों की उपयोग के 3 री कौन से हैं? एक आता है RRR अंग्रेजी में, और हिंदी में री आता है। रिसाइकल, रीजनरेट, रीयूज, रिड्यूस, रीजनरेट, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रीडिस्ट्रीब्यूट, या रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा सही होगा। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान है। तो राइट जाएगा रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। पहले आपका रिड्यूस करना है, फिर उसको रिसाइकल दोहराना है, फिर आपको रीयूज करना है, ठीक है। क्या कहना? पहले रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज, ये सभी लोगों को ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, देखिएगा प्यारा सा प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, और यहीं से सिलेक्शन होगा क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं क्रिएट किए जाते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक से लिए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। हम यही होता है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बुक पढ़ते नहीं है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं बुक से कलेक्ट किए गए हैं। जैव विविधता के संदर्भ में निम्न कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर चयन करना है। जैव विविधता की अवधारणा की सही व्याख्या करते हैं। जैव विविधता किसी क्षेत्र में उपस्थित जंतु एवं वनस्पतियों की समविष्टों से संबंध रखती है। जैव विविधता केवल किसी क्षेत्र में पौधे से संबंध रखती है। जैव विविधता जंगलों में अधिक पाई जाती है। जैव विविधता किसी क्षेत्र में रहने वाले किसी समष्टि के कुल जीवों की संख्या से संबंधित है। कौन सा हो जाएगा? पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो जैव विविधता के संदर्भ में ये कथन दिया गया है, तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? फटाफट कमेंट करना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया कि पहला और तीसरा, अर्थात जैव विविधता के संदर्भ में कि जैव विविधता किसी क्षेत्र में उपस्थित जंतु एवं वनस्पतियों के विभिन्न समविष्टों को संबंध रखती है, और जैव विविधता जंगलों में अधिक पाई जाती है। जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? प्रश्न आ सकता है। तो जैव विविधता जो है सबसे अधिक जंगलों में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि दिए गए कथनों में उन कथनों का चयन कीजिए जो समपोषणीय विकास की सही व्याख्या करते हैं। अब कथन दिया गया कि समपोषणीय विकास की सही व्याख्या करते हैं। पर्यावरण को कम करने से या पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाने वाला नियोजित विकास, विकास पर्यावरण को चाहे कितनी भी हानि क्यों ना पहुंचाए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी विकास कार्यों को रोकना, यह सभी दावेदारों द्वारा स्वीकार विकास। कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन कौन सा सही है? तो दिए गए उन कथनों का चयन करना जो आपके समपोषणीय विकास की सही व्याख्या करते हैं। पहला तो यह है कि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाने वाला नियोजित विकास हो, जिससे पर्यावरण हमारा सुरक्षित हो, और सभी दावेदारों द्वारा स्वीकार विकास, ठीक है। पहला और चौथा कौन सा हो जाएगा? पहला और चौथा, यानी पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न दिया गया है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कंसेप्ट अच्छा है, सेशन भी अच्छा है। हमारे देश में विस्तृत वनों का सफाया कर दिया गया है और केवल एक समष्टि के पौधे उगाए गए हैं। यह आदत प्रोत्साहन देती है। अर्थात मतलब दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि हमारे देश में जो विस्तृत वन है उनको सफाया कर दिया गया है, केवल एक समष्टि मतलब एक प्रजाति के समथिंग वो पौधे उगाए जा रहे हैं। तो उस क्षेत्र का जैव विविधता को प्रोत्साहन देती है,
क्षेत्र को, एकल फसल को, या प्राकृतिक वनों के विकास को, या क्षेत्र के परितंत्र के संरक्षण का, किसको यहाँ पे प्रोत्साहन देती है यह आदत कि केवल एक समष्टि के पौधे उगाए गए। तो यह आदत किसको आपके प्रोत्साहन देती है? क्षेत्र में एकल फसल को, क्योंकि जब एक समष्टि पौधे उगाएंगे तो वह क्या कहेगा? क्षेत्र का एकल फसल को प्रोत्साहन देना कहलाएगा यह आदत। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सफल वन संरक्षण कूटनीति में सम्मिलित होना चाहिए। जो आपके सफल वन संरक्षण कूटनीति होते हैं उनमें सम्मिलित होना चाहिए उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं का संरक्षण, केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण, केवल शाकाहारी उपभोक्ताओं का संरक्षण, या सभी भौतिक एवं जैविक घटकों के संरक्षण की विशद योजना। तो सफल वन संरक्षण कूटनीति में सम्मिलित होना चाहिए। क्या सम्मिलित होना चाहिए दोस्तों? वो हो जाएगा कि सभी भौतिक एवं जैविक घटकों के संरक्षण की विशद योजना जो है सफल वन संरक्षण कूटनीति में सम्मिलित होना चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का प्रमुख संदेश क्या था? जो आपका चिपको आंदोलन है, ठीक है, उसका प्रमुख संदेश क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा जो प्रमुख यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, प्रणेता माने जाते हैं। और तो इनका प्रमुख संदेश क्या था चिपको आंदोलन का? कि वन संरक्षण के प्रयासों में सामूहिक सामुदायिक भागीदारी, वन संरक्षण के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को पृथक करना यानी अलग करना, विकास कार्यों के लिए वनों के वृक्षों को काट डालना, या दोस्तों सरकारी एजेंसियों को बिना जवाबदेही के वनों को नष्ट करने का आदेश देने का अधिकार। तो सी और डी यहाँ पे दिया गया तो होगा नहीं सही। तो चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यही है कि वन संरक्षण के प्रयासों में सामूहिक सामुदायिक भागीदारी क्या है वन संरक्षण में, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हमारे देश में अनेक स्थापित बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयास किए गए, जैसे टेहरी और अल्मेड़ी बांध। नर्मदा से होकर निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के दुष्परिणाम होंगे। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये एनसीईआरटी के बुक का पूरा निचोड़ है, ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए। हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। हमारे देश में अनेक स्थापित बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयास किए गए, जैसे टेहरी और अल्मेड़ी बांध हो गया। नर्मदा से होकर निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के दुष्परिणाम होंगे। अगर बांधों की ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे? क्षेत्र के सभी भूपादप एवं जंतुओं का समूह नाश हो जाएगा। क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासी एवं घरेलू पशु विस्थापित हो जाएंगे। कीमती कृषि भूमि का स्थायी नाश हो सकता है, या यह मनुष्यों के लिए स्थायी रोजगार सृजित होंगे। तो यहाँ पर क्या दुष्परिणाम हमें देखना है? ऊंचाई बढ़ाने के, बांध की ऊंचाई बढ़ाने के दुष्परिणाम हमें देखना है। तो दुष्परिणाम क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन में देख सकते हैं कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो आपके देखिए जो दुष्परिणाम की अगर बात करें तो दुष्परिणाम यह है कि क्षेत्र के सभी भूपादप एवं जंतुओं का समूह नाश हो जाएगा अगर बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी तो। और क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासी घरेलू पशु विस्थापित हो जाएंगे। कीमती कृषि भूमि का स्थायी नाश हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। क्योंकि देखिए बांध की ऊंचाई बढ़ाएंगे तो जल स्तर बढ़ेगा, जब जल स्तर बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो 1, 2, 3 प्रभावित होंगी, बाकी यह मनुष्यों के लिए स्थायी रोजगार सृजित होगा। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है ये दुष्परिणाम नहीं होगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात यहाँ पे कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि संक्षिप्त शब्द जीएपी का विस्तृत रूप क्या है? संक्षिप्त शब्द क्या दिया गया है? जीएपी दिया गया है, और इसका विस्तृत रूप पूछा गया अंग्रेजी में, इंग्लिश में बताना है कि गवर्नमेंट एजेंसी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, ग्रास एसिमिलेशन बाय फोटोसिंथेटिक, या आपका फोटोसिंथेसिस जो दिया गया है, या गंगा एक्शन प्लान, या गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। तो जीएपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पर जीएपी का जो फुल फॉर्म संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? गंगा एक्शन प्लान हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अब हमें असत्य कथन का चयन करना है कि आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। संपोषणीय विकास वर्तमान पीढ़ी के विकास को तो प्रोत्साहित करता ही है, साथ ही भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करता है। संपोषणीय विकास दावेदारों की विचारधारा को महत्व नहीं देता है, या संपोषणीय विकास दीर्घकालीन योजना और स्थायी विकास है, ठीक है। तो असत्य कथन, देखिए आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ, बिल्कुल सही बात है। और संपोषणीय विकास वर्तमान पीढ़ी के विकास को तो प्रोत्साहित करता ही है, साथ ही जो भावी पीढ़ी होती है संसाधनों का संरक्षण भी करती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन संपोषणीय विकास
दावेदारों की विचारधारा को महत्व नहीं देता। ऐसा नहीं है कि जो आपकी संपोषणी विकास है दावेदारों के विचारों को महत्व नहीं देता है, ये तो आपका असत्य कथन हो जाएगा। महत्व दिया जाता है। और संपोषणी विकास दीर्घकालीन योजना और स्थायी विकास है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन आपका असत्य दिया गया है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आम का पेड़, सर्प, पवन, लकड़ी का घर। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन 101%। जी हाँ दोस्तों, 101%। ठीक है, चलिए प्रश्न आ चुका है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं? देखिए आम का पेड़ प्राकृतिक है, आप इसे नहीं पैदा नहीं कर सकते, ये प्राकृतिक है, आपको बीज मिलता है लगा लेते हैं, प्राकृतिक कहलाएगा। सर्प यानी सांप, ये भी प्राकृतिक कहलाएगा। ठीक है, और पवन हवा, ये भी प्राकृतिक है। लेकिन लकड़ी का घर आपको प्रकृति से नहीं मिलता है, लकड़ी घर मानव को स्वयं बनाना पड़ता है, तो लकड़ी का घर क्या हो जाएगा? यह प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन का हमें चयन करना है। वनों से हमको विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, वनों में अधिकतर पादप विविधता मिलती है, वन मृदा का संरक्षण नहीं करते, वन जल का संरक्षण करते हैं। तो असत्य कथन है, सिंपल सी बात भैया, वन मृदा का संरक्षण करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि वन मृदा का संरक्षण नहीं करते हैं। नेगेटिव प्रश्न था, नेगेटिव आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल के अराबाड़ी वन क्षेत्र में अधिकता है, टीक वृक्षों की अधिकता है, साल के वृक्षों की अधिकता है, बांस के वृक्षों की है, या मेंगूव की अधिकता है? तो जो आपकी बंगाल की अराबाड़ी वन है, उसमें वन क्षेत्र में क्या किन के वृक्षों की अधिकता है? कौन से वृक्ष वहाँ पे अधिक पाए जाते हैं? तो साल के वृक्षों की वहाँ पे अधिकता है। अगर प्रश्न आता है कि बंगाल के अराबाड़ी वन क्षेत्र में अधिकता है, किसकी अधिकता है? तो साल के वृक्षों की अधिकता है। अगला प्रश्न है कि भूमि जल स्तर क्षीण नहीं होगा। जो आपका भूमि जल स्तर है वह क्षीण नहीं होगा। कब क्षीण नहीं होगा? वनों के विकास एवं वृद्धि से क्षीण नहीं होगा, ताप विद्युत घरों से क्षीण नहीं होगा, वनों की क्षति एवं वर्षा की कमी से नहीं होगा, या उच्च जल मांग वाली फसलों के उगाने से। तो भूमि जल स्तर क्षीण यानी कि सभी लोग जानते हैं क्षीण यानी कि घटना, तो भूमि जल स्तर घटेगा नहीं। किससे नहीं घटेगा? तो भूमि जल स्तर जो है वनों के विकास एवं वृद्धि से। अगर वनों का विकास और वृद्धि होगा तो भूमि जल स्तर क्षीण नहीं क्या होगा, और भूमि जल स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि जहाँ पेड़ होंगे तो वहाँ जल स्तर भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। बड़े बांध बनाने का विरोध इसलिए है, जो बड़े बांध बनाने का विरोध है कि सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, पर्यावरणीय कारण है, या उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं बड़े बांध बनाने का विरोध जो है सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, और पर्यावरणीय कारण भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 प्रश्न और बेहतरीन आइए देख लेते हैं, और अंत में एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। खाद्यान्न, बंदिश, आहार एवं कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचनाएं हैं जो निम्न का उदाहरण है। अन्न भंडारण, काष्ठ भंडारण, जल संग्रहण, या मृदा संरक्षण। सभी ये एनसीईआरटी बुक का निचोड़ है। ठीक है, 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक का पूरा निचोड़ है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक कंसेप्ट को हम छोड़ नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन के साथ साथ टॉप रैंक भी हासिल करना है। तो खाद्यान्न, बंदिश, आहार एवं कट्टा आदि प्राचीन जो है दोस्तों परंपरागत जो संरचनाएं हैं, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये आपके सभी लोग जानते हैं किसका है भैया, ये जल संग्रहण के उदाहरण कहला जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22वां प्रश्न है कि निम्न में से पदों का सही संयोग या युग्म जो है चुनना है। जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए पवन, समुद्र, सागर एवं कोयला, केरोसिन, पवन एवं ज्वार, पवन लकड़ी एवं शूर, पेट्रोलियम लकड़ी एवं शूर। तो देखिए पूछा यही गया कि कौन से पदों या कौन से युग में जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आप लोग देखेंगे जो आपका दिया गया है कि पवन, लकड़ी एवं सूर्य में आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। पवन, समुद्र, सागर एवं कोयला, समुद्र से सागर, ये जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म मतलब क्या होता है? जो भी जीव, ठीक है, दब गए हैं, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है, दबे हुए हैं, इनको जब हजारों सौ वर्ष बाद इनका निकाला जाता है, ये जीवाश्म बनते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म कब? देखिए पवन, समुद्र, सागर, कोयला, केरोसिन, पवन एवं ज्वार, ये सारे क्या है? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, लकड़ी, सूर्य। लेकिन आपका यहाँ पे पवन, लकड़ी जो सूर्य दिया गया है, तीसरा पवन, लकड़ी, सूर्य जो है ये हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। क्या होगा? पवन, लकड़ी और सूर्य हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं कहलाएगा। पवन हवा नहीं है, और लकड़ी भी ये नहीं है, और सूर्य ये जीवाश्म से नहीं बनता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप का चयन करना है।
अब आपको पर्यावरण मित्र जो क्रियाकलाप है उसको चयन करके बताना है कि आवागमन के लिए कार का उपयोग करना, खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करना, कपड़े को रंगने के लिए रासायनिक रंगों या डाई का इस्तेमाल करना, या सिंचाई के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु पवन चक्की का उपयोग करना। ठीक है, तो पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप कौन सा हो जाएगा? तो पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप यही होगा कि सिंचाई के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु पवन चक्की का उपयोग करना। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित खड्डों या नालियों में चेक डैम बनाना आवश्यक है। जो बाढ़ प्रभावित गड्ढे या नालियाँ होती हैं, जहाँ पे बाढ़ ज़्यादातर आती हैं, वहाँ पे चेक डैम बनाना आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि वे सिंचाई के लिए जल संग्रहण करते हैं, वे जल संचय करते हैं तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं, भूजल संग्रहण करते हैं या जल को स्थायी रूप से संग्रहण कर लेते हैं। कौन कौन से यहाँ पे सही होगा? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो कौन कौन से यहाँ पे सही हो जाएगा कि जल संचय करते हैं तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं, जो गड्ढे नालियों में चेक डैम बनाना होता है, और आपका जो है भूजल संग्रहण करते हैं, क्या होता है? दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये 25वां प्रश्न है, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन करेंगे। इनमें खनिज संपदा है कोयला, पेट्रोलियम, उपयुक्त दोनों या हाइड्रोजन? सभी लोग कमेंट करेंगे। इनमें से खनिज संपदा, तो सभी लोग जानते हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या हो जाएगा? हमारी खनिज संपदा कहलाती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। और एक मॉक क्वेश्चन आ गया, वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। और मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या मॉक क्वेश्चन है आज का कि बंगाल के उस वन का नाम बताइए जिसको संरक्षित सर्वश्रेष्ठ वन का उदाहरण माना जाता है। बंगाल के उस वन का नाम बताइए जिसको संरक्षित सर्वश्रेष्ठ वन का उदाहरण माना जाता है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल टाइगर, अरावली साल वन या कान्हा किसली वन? सभी लोग कमेंट करेंगे। बंगाल के उस वन का नाम बताना है जिसको संरक्षित सर्वश्रेष्ठ वन का उदाहरण माना जाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, और अंत में जरूर बताइए 25 में से आपका स्कोर क्या है। 25 में से क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और ऐसी क्लासेज से बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। दोस्तों जल्दी मिलते हैं इस क्लास पे। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।